मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक है तो सेफ है, पॉलिटिकली तो नारा हिट हो गया, लेकिन आरोप आप पे ये लग रहा है कि इन तमाम बाबाओं के जरिए कहीं ना कहीं देश का नैरेटिव बदलने का प्रयास है। जब हम एक थे तो अखंड थे, जब बटे थे तो खंड खंड हुए थे। कोई सेफ नहीं है, सिर्फ भाजपा सेफ है, जनता अनसेफ है। बांग्लादेश में इतना हुआ और पूरे हिंदुओं की चिंता बिल्कुल मोदी जी को नहीं थी। जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। एक कुल्हाड़ी इनको दे दो, सारी मस्जिदें खोद दो और शिवलिंग ढूंढो उसके अंदर। केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो मैंने बोला तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया नहीं होता। ऑल आइज ऑन रफा। ठीक है, हमास के चीफ को जी बोलते हैं और राम भद्राचार्य स्वामी दीपांकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बटोंगे तो कटोंगे और सेफ है, एक है तो सेफ है के नारे का कितना बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ा है, इसके मायने क्या है। क्योंकि हरीश रावत कह चुके हैं कि मोदी योगी की काट नहीं है कांग्रेस के पास। इसके अलावा कांग्रेस को कुछ उनके सहयोगी दल बोझ मान रहे हैं। तो यह देश है हमारा में आज उस विषय पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। एक है तो बटे थे अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या विपक्ष इस नारे के आगे चारों खाने चित हो गया है? क्योंकि बीजेपी के धुर विरोधी भी अब इनकी ताकत का लोहा मान रहे हैं। अपनी सोच को के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं है, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूँ, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। और मुद्दा सिर्फ विपक्षी नेताओं का नहीं, हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक जनता ने भी ये बता दिया है कि पब्लिक भी इस नारे के साथ है। लेकिन शायद हार पर हार के बावजूद कांग्रेस जनता का मूड नहीं समझ पा रही है। तभी राहुल गांधी जाति वाली जनगणना पर अड़े हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे। जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ नेताओं का नहीं है, संत समाज भी लगातार एकजुटता की मुहिम चला रहा है, जिसमें दिग्गज नेता से लेकर बड़े बड़े अभिनेता तक शामिल हो रहे हैं। हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने विपक्ष के जाति वाले दांव को फेल करने और अपने कोर वोट बैंक को संदेश देने के लिए एक बेजोड़ फॉर्मूला ढूंढ लिया है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है ये परिचय करा देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर है मेरे साथ, आध्यात्मिक गुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में धर्मेंद्र यादव है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। प्रियंका कक्कड़ है आम आदमी पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और अब चर्चा के तीन बड़े मुद्दे क्या हैं? एक है तो सेफ है क्या नारा वाकई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली हिट है। नारा क्या ये हिट है? कांग्रेस पूरे विपक्ष के लिए क्या कमजोर कड़ी बन गई है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा, जैसा उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है? और बीजेपी देश भर में क्या ध्रुवीकरण का एजेंडा चला रही है? क्योंकि चाहे बागेश्वर धाम बाबा हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो और चाहे
स्वामी दीपांकर हो, इन तीनों की यात्रा क्या संदेशा दे रही है, यह बड़ी बात है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, एक है तो सेफ है, पॉलिटिकली तो नारा हिट हो गया, लेकिन आरोप आप पे यह लग रहा है कि इन तमाम बाबाओं के जरिए कहीं ना कहीं देश का नैरेटिव बदलने का प्रयास है। देखिए, एक हैं तो सेफ हैं, ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है। हम सब जब शपथ लेते हैं, आप लोगों ने भी लोगों को शपथ लेते देखा होगा, तो क्या कहा जाता है, मैं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो एकता और अखंडता बना के रखना तो हर नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। और जब हम एक थे तो अखंड थे, जब बटे थे तो खंड खंड हुए थे। ये तो सबको पता है, 75 साल पहले हुए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर हम संवैधानिक दृष्टि के अलावा अगर परंपरा में देखें, तो याद है हम सबको बचपन में सबने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया तो अपने बच्चों को बुलाता है, सबको एक एक डंडी देता, कहता तोड़ दो, सब तोड़ देते हैं। फिर उस डंडी को गट्ठर में बांध देता, सारी डंडियों को कोई नहीं तोड़ पाता, तो कहता है एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, अलग अलग रहोगे तो तोड़ लोगे। अब मैं ऐतिहासिक संदर्भ बताता हूं। पिछले 2500 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भारत की यह बताती है कि जिस समय यूनानियों ने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर के समय, जब राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो यूनानियों के हाथों कटे थे। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे। जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे, मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे, तो औरंगजेब के हाथों कटे थे। तो ये तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है। पुराने जमाने में रियासतों के राजा होते थे जो सोचते थे अपनी रियासत की सियासत के लिए अगर हमें देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना है बचे रहें। आज जातियों के राजा हैं जो सोचते हैं कि अपनी अपनी सियासत बचाए रखने के लिए रहें। मगर अब जो मोदी जी ने संदेश दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने भी बोला है, तो अब देश का जनमानस बदल गया है। उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जाति प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है, सबके मन का एक भाव है, सबकी भारत माता है, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। जी जी जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल बहुत स्पष्ट है। जब सपा के एक नेता से और कांग्रेस के नेता से पूछा गया कि क्या ये तुर्कों की और पठानों का झगड़ा हुआ संभल के अंदर, तो उन्होंने बोला नहीं, मुसलमान तो एकजुट है, ये तो मुसलमान की बात है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदुओं में आप जाति ढूंढते हैं, लेकिन मुसलमानों को एक मुश्त रखते हैं। ये पॉलिटिकल रणनीति है आपकी, इसमें कोई दोराई नहीं है, और वो कारगर भी साबित हुई है कई मौकों के ऊपर। लेकिन आप मानेंगे, एक है तो सेफ है का प्रचंड प्रहार, पॉलिटिकल प्रहार देखने को मिला है महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश तक। अमेश जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दृष्टि आप इस बात से समझ सकते हैं, देश की आजादी के 75 बरस बाद मोदी जी को यह समझ में आया कि एक रहना चाहिए। अरे देश अगर एक नहीं होता तो मुगलों से लड़के देश को आजाद नहीं किया जाता, देश अगर एक नहीं होता तो अंग्रेजों को हम भगा नहीं देते। ये बात अलग है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सीने में गोलियां दागते थे। इनको 75 साल लग गया इस बात को समझने में। आप समझिए इनकी राजनीतिक दृष्टिकोण कितना है। अगर आप दोनों नारे को सुनिए, आप लोग युवा हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इसमें नकारात्मकता मिलेगी। आप अगर ठंडे मन से सोचिएगा, हमारा नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम जुड़ने की बात करते हैं, ये बटने की बात करते हैं, ये कटने की बात करते हैं। ये सनातन की प्रकृति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। इससे सनातन कभी मजबूत नहीं होगा, सनातन कभी एक नहीं होगा। ये लोग ना सनातन को एक कर सकते हैं, ना देश को एक कर सकते हैं। ये ना हिंदू के ना हिंदुस्तान के हैं, ये सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इसीलिए अपना राजनीतिक नैरेटिव सेट करके लाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2024 के नतीजों से, लेकिन अखिलेश जी को तो लग रहा है कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान का ज्यादा समर्थन नहीं करती। कौन अखिलेश जी की बात क्या समर्थन नहीं करती? भाई समाप्त हो चुका नहीं हो जो चुनाव में पता चल जाएगा। अखिलेश जी के बयान का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? भाई समाप्त कौन हो चुका नहीं हो चुका उस बात की बात है, उसमें मत जाइए। आप अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला, विषय नहीं है। अब सुनिए, अखिलेश यादव ने बोला, आप उस बात का समर्थन नहीं करते? अरे सुनिए पहले, नहीं, लोकतंत्र में जब चुनाव का नतीजा आता है तब ये पता चलता है कौन समाप्त है कौन नहीं है। 2024 में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया। मैं बयान की बात करूंगा, बयान के पीछे की भावना की बात करें। अब मैंने बयान देखूं, आपकी भावना को देखूं। मैंने बयान नहीं सुना, अब आपके पीछे कौन सी भावना है मुझे नहीं पता। आज सवाल जो बुनियादी सवाल, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे आप मुझे बताइए।
इस देश का जो युवा बैठा है इसको नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं बुनियादी सवालों पर मैं आऊंगा अभी। आप पे रोजगार नहीं चाहिए। अपने गठबंधन के सवाल पे वैसे आएगा। इन्होंने अखिलेश जी का बयान नहीं सुना होगा, पर 9 सीटों में एक भी कांग्रेस को सीट नहीं दी, समाप्त तो वैसे ही कर दिया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। एक सेकंड विवेक शांत हो जाइए। 10 सेकंड 10 सेकंड। और वैसे एक बात बता दूं, इनका नारा बिल्कुल सही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, जो जुड़े थे वो जीते, जो बटे रहे वो हार गए। और मैं चुनौती से कहता हूं 80% मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां इस्लाम की आलोचना करने वाला जीत जाए। एक बता दीजिए, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही अंतर है, जो जुड़े वो जीते। धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से लोकसभा जीते, ममन खान हरियाणा में 98,000 से जीते। बिल्कुल सही है, जो जुड़ेगा वो जीतेगा, जो बटेगा वो। जी जी जी, एक सेकंड विवेक, अखिलेश जी का बयान आया, उद्धव ठाकरे का बयान आया, ये चल क्या रहा है? नहीं, बयानबाजी है, भावनाएं हैं, लेकिन हम एक हैं। क्या भावनाएं हैं? हम एक साथ हैं, ये भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी साथ है, सब साथ है। और इंडिया अलायंस एक साथ कम्युनल फोर्सेस की टक्कर लेगी। और शिवसेना, दिल्ली में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आपके साथ है कि नहीं? मैडम बैठी हैं और फरवरी के बाद आप देखिएगा किस जबरदस्त तरीके से आएंगे लोग सत्ता में। आप इंडिया तो उद्धव ठाकरे का गुट आप लोगों के साथ है कि नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल सब साथ हैं, सब साथ है। पर वो तो कह रहे हैं कि आपके साथ का नुकसान हो गया। भाई आप ईवीएम पे कब्जा करे बैठे हो कि 33% मुस्लिम डोमिनेट, जहां मुस्लिम मतलब 33% वोट्स माइनॉरिटीज के, उसमें से 28% आप बीजेपी की तरफ आ गए। कैसे दिल की बात ये लोग सीधी सी बात है। मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेट हिम कंप्लीट, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं। कश्मीर में हिम्मत नहीं थी सरकार बनाए, पीडीपी के साथ हाथ जला चुके थे, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, हरियाणा में गेम कर दिया। यहां पे झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड दी दिखाने के लिए, महाराष्ट्र में इनके स्टेक्स थे, अडानी साहब को धरा भी चाहिए, वहां स्टेक्स ज्यादा थे, रिसोर्सेज ज्यादा है, गेम करा इन्होंने। ईवीएम का मैनिपुलेशन है, हम लोग केसेस फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स दी गई हैं और गिनतियां गलत हैं। 9 सीटों में से मात्र 2 समाजवादी पार्टी की आई हैं। ये गलत रिजल्ट है। सर, ये ईवीएम का रोना समाप्त हो गया होता है। एक सवाल करूं, मैं एक सवाल करूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पुलिस को दिया है दोष, और ये ईवीएम को दे रहे हैं। एक सेकंड, अगर जो ईवीएम की गाथा आप पढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पढ़ रही है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ईवीएम की बात है तो आम आदमी पार्टी 2015 में 67 सीट 70 में से जीत गई थी, अराउंड 95%। और सुनिए, पूरी सुनेगा। और 2020 के अंदर 62 सीटें जीत कर आई थी, अराउंड 92%। पंजाब के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, 85% सीटें जीत कर आती है। तो सबसे बड़ी ईवीएम की बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है। अब बताइए, वो चुनाव सही था या गलत था? अब आप सुन लीजिए, ममता बनर्जी भी जीती, डीएमके भी जीती, बड़ी सीटें लेकर के आई, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी भी अच्छी लेकर के आई लोकसभा में। जहां जहां ऑपोजिशन का कैडर स्ट्रांग है, जहां जहां हमारा कैडर स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी का कैडर ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है, इन्होंने अपने को बचाया। तो फिर दिल्ली के विधानसभा के अंदर, दिल्ली के लोकसभा के अंदर क्यों सुपड़ा साफ हो गया इनका? दिल्ली के अंदर क्यों? ये कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला है। दिल्ली के अंदर क्यों आ रहे? वो 7 सीटों की बात है, वो 7 सीटों की बात अलग है, कमाल की बात है, वो इशू नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला साहब बुढ़ा आदमी बैठा था, उसके पास उसके लड़के गए, बुढ़े आदमी ने डंडियां ली, बोला देखो इकट्ठी है, टूटेंगे नहीं, इकट्ठे रहो। अरे लेकिन ये किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या मुसलमानों की डंडी भी उन डंडियों में है या नहीं? या मुसलमान की डंडी साइड, दलित की डंडी साइड, ओबीसी की डंडी साइड, विवेक सारी डंडियां साइड। विवेक, आज आपने वादा किया था कि अब लिमिट पे बोलेंगे। ओके, वैसे विवेक जी ने जो बात बोली, देखिए कितनी सहजता से इनके मुंह पे बात आ गई। जहां कैडर कमजोर रहता, मतलब इन्होंने मान लिया महाविकास आघाड़ी कैडर कमजोर था, सपा का कैडर उत्तर प्रदेश में कमजोर था। अब खैर इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने प्रियंका जी की बात कही, ये मैडम प्रियंका की जीत पे खुशी है कि नहीं? प्रियंका गांधी बिल्कुल खुशी आई। इंडिया अलायंस का देखो, इनकी पार्टी हारी है, इसके बाद इंडिया अलायंस की जीत हुई है। बात है, इनको हरा के वो जीते हैं, इसे कहते हैं आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। गजब है। लेकिन देखिए, मेरे को रुक करना पड़ेगा प्रियंका जी आपको, और फिर मैं स्वामी जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी, एक है तो सेफ है, नारा हिट है। क्या आपको लगता है जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, कहीं वो दिल्ली में ना हो जाए? हालांकि दिल्ली में आप फेवरेट माने जा रहे हैं, ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ आपने अलायंस तो करा था, तो उसका दूरगामी परिणाम तो झेलना पड़ सकता है।
अमीश जी, सबसे पहले तो एक है तो सेफ है, कौन सेफ है आज? सेफ दिल्ली की जनता है, जहां पे हर 3 मिनट, जहां पे 3 रेप हर रोज हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। सेफ क्या मणिपुर की महिलाएं हैं, जहां नग्न अवस्था में उनको घुमाया जा रहा है? सेफ क्या बॉम्बे में वो वाई कैटेगरी में जो पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, जिनको खुलेआम गोली मार दी जाती है, वो सेफ है? कोई सेफ नहीं है, सिर्फ भाजपा सेफ है, जनता अनसेफ है, पहली चीज। दूसरा सुनिए, दूसरी बात, इन्होंने वो नारा दिया पोलराइजेशन के लिए। इन्होंने क्या बोला? सुधांशु जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इन्होंने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है कि सबको एक साथ रहना है। पोलराइज करने वाली जो पॉलिटिक्स भाजपा ने की है वो आप किसी से छुपी ही नहीं है। जहां तक आपने कहा कि वो महाराष्ट्र में चल गया, हरियाणा में चल गया, तो मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिल्ली में इनका सामना आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। सुधांशु देन स्वामी दीपांकर। इनका सेफ वाली बात का जवाब देता हूं। कितने सेफ हैं आपको पता है? ये वो पार्टी जो कहती सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का लश्कर जर्रार 36 गाड़ियों का है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा फ्लीट है। मैं दावे से कहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं बड़ा फ्लीट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे इनकी सरकार आई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर क्या क्या शुरू हो गया, पृथकतावादी चुनाव जीत के आ गए। पहली बार जो पंजाब के उस दौर में नहीं हुआ 1980 के दशक में कि पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया और फोर्सिबली पुलिस को छोड़ना पड़ा। कितनी सेफ्टी है सबको समझ में आता है। परंतु यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह पृथकतावादी नारा है, मगर अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे, वीडियो में आया, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है। वो मौलाना जो गजवा हिंद की पैरोकारी करता है, ये वो उस नौमानी के आगे, उस नौमानी के सामने एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता स्वरा भारत के हस्बैंड जाते हैं, स्वरा भास्कर जाती है, का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन राम भद्राचार्य क्या करते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बड़ी समस्या है भाई मेरी बात। राम भद्राचार्य और बागेश्वर, राम भद्राचार्य और बागेश्वर आप कह रहे हैं? हाँ, राम भद्राचार्य क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला पार्टी का नाम लिया यार। सुनिए, वो पड़ोस में बैठे खड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को मतलब आप कह रहे हैं देखिए, कई चीजों के पर क्लैरिटी होनी चाहिए जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? हाँ। वो बागेश्वर क्या करते हैं? हाँ। उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नोमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनकी, उनके पद का सम्मान करेगा, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये फुरफुरा शरीफ के आगे बोलेंगे, बोलो फुरफुरा शरीफ के आगे उम्र का तो लिहाज करिए। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। सुनिए सुधांशु भाई, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नहीं बताया। थैंक यू सो मच जी, नहीं बताया। राम भद्राचार्य जी बोला, थैंक यू। अब आप सुनिए पहले, बोलिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया, बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बापू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जैसे आपको बोलने की आजादी, उन्हें भी बोलने की आजादी है। आसाराम को छोड़ने स्वामी दीपांकर जी नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए जी। स्वामी दीपांकर। केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो अवेलेबल है। तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया नहीं होता। ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है। हमास के चीफ को जी बोलते हैं और राम भद्राचार्य, स्वामी दीपांकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं। हमास के मुखिया को जी बोलते हैं और हाफिज को भी जी बोलते हैं इस देश के कई नेता, और हिंदू धर्म गुरुओं को के आगे जी नहीं लगाते। ये देश भी देख रहा है जी, ये देश भी देख रहा है। एक सेकंड सही है, ये अन्याय है। महत्वपूर्ण ये है कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की यात्रा हो, चाहे बाबा बागेश्वर की यात्रा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, तकलीफ बहुत हो रही है इसकी। तो तकलीफ होना जायज भी है। क्यों? इसलिए जायज है क्योंकि जो स्वप्न देखे हैं बांटने का, एक हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोगों को कास्ट में इतना बांट दिया गया, पार्टी में इतना बांट दिया गया कि हमें हिंदू और हिंदुत्व समझ नहीं आता, हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता। इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है?
मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं समझ में आई? पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना, 2 साल के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ना। नहीं, आपकी यात्रा में 10 किलोमीटर चले नहीं हो, बताओ कितना चले हो? वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। देखिए स्वामी, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं ना? आप बीच में बोलना चाहिए क्या? आप हाथ खड़ा करिए, जो चाहते हैं बीच में कोई ना बोले। बताइए, अपनी बात करिए। आप ही के ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। 2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से एक डाटा सारा साइट पर है, 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना, और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो ये कहीं गलत नहीं है। मुझे बोलने दीजिए दादा। जी। और रही बात बांग्लादेश में वो कर रहा है और यहां हम कर रहे हैं, तो मुझे फक्र है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं को एक करते हुए, संगठित करते हुए, उनके अधिकार, उनके हक हकूक के लिए लड़ते हुए एक बेरहम सरकार ने, जिसका मुखिया सरकार नहीं है दादा, ये गलत है। हाँ, शुक्र करो हमारी सरकार नहीं है। एक मिनट सुधांशु क्या भाई, तो आपकी सरकार होगी तो क्या करेंगे? एक मिनट सुधांशु भाई, एक मिनट। सुधांशु भाई, आपकी सरकार नहीं है, वरना नहीं, आपकी सरकार में सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। ये कौन अंदर होता? क्यों नहीं? कौन अंदर होता? ये जितने यात्रा वाले हैं, मतलब कि हम लोग यार सीधा आप लोगों को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को एकता की बात नहीं करते। नाम लीजिए, कौन अंदर होता? नहीं, ये सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया, यही जन्मदाता है। ये जो खड़े हुए हैं, मतलब आप कह रहे बागेश्वर में इनके बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई, डबल समाज को आप क्या कह रहे हैं? कौन अंदर होता? कौन भाई, अंदर होता? अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे इनसे ये आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन तो होता। एक्शन होता देवकीनंदन ठाकुर पे भी। नहीं, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या इनको क्या होता है? क्या होता है? ये गिरफ्तार होते हैं। अरे बाबा, एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते, जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो, सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? क्यों नहीं? बोलो, बिल्कुल सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था, उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो जो किया शांत हुई। मुझे जवाब दे दीजिए, कांग्रेस से लिया था? सुधांशु इन्होंने बोला कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे स्वामी दीपांकर हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो गिरफ्तार होते अगर हमारी सरकार। नहीं, इनकी सरकार यह है, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर लिए थे, तो प्रकाश कारत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया था कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जाकर कैसे कर सकते हैं किसी मंदिर में पूजा? मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाती है, कोई नहीं होता। आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटोएं देखी हो। जी, लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं। सेक्युलरिज्म के जिस खेल में देश को दशकों से घुमाया जा रहा है, आज उसकी कड़वी सच्चाई देश के सामने आना और रखना बेहद जरूरी हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए अगले 60 सेकंड में मेरी ये बात को ध्यान से सुनिए। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफी जिक्र होता है। इसे 1991 में लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इस एक्ट से अयोध्या के विवाद को अलग रखा गया था। यानी जो हिंदू ये दावा करते हैं कि आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां दूसरे धर्म की इमारतें बनवा दी, उन हिंदुओं के पांव में इस कानून से ऐसी बेड़ियां डालने का प्रयास हुआ जिससे वो भविष्य में कभी अपने धार्मिक स्थलों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश भी न कर सके, मांग भी न कर पाए। और दूसरी तरफ 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ एक्ट में बदलाव किए, जिसकी वजह से उसकी ताकत असीमित हो गई। इन बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जता सकता है और उनके दावे को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सोचिए ये कैसा सेकुलरिज्म था। और इन सेकुलर सरकारों ने हिंदुओं को तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया था और
दूसरी तरफ वक्फ का एक्ट दिया था। सोचिए सच्चा सेकुलरिज्म क्या है, यह मैं आप पे सोच छोड़ता हूं, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए क्या सवाल है आप लोगों के। सवाल था कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी सदैव जातिवाद और जाति प्रथा का विरोध किए थे, वो जाति जनगणना के समर्थन नहीं थे, तो फिर विपक्ष आज के वक्त में क्यों इतना जोर दे रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? सर जी इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगे कि हाथ पे। यूनिटी की बात कर रही थी कि सभी जातियों को बराबरी तो मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं अभी। नहीं, मोदी जी तो हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अगलों को अलग कर रहे हैं, पिछड़ों को अलग कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो अमीश भाई कहते हैं जी करके यूज करिए। तो ये तो कल्चर ही देश का अलग जा रहा है। ठीक है, कल्चर ही अलग जा रहा है। और मतलब दूसरा खराब कल्चर है, हाफिज तूतड़ा का बढ़िया कल्चर है। बागेश्वर धाम, सुन लीजिए सुधांशु भाई, बागेश्वर धाम की यात्रा के बारे में माननीय ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने कहा है टोटल पॉलिटिकल है। दूसरी बात, नहीं, आपने खुदाई की बात करी। दीजिए फिर प्रियंका कक्कड़ और सुधांशु जी। जी 2-3 बातें महत्वपूर्ण अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूं। बांग्लादेश आप सब लोग देख रहे हैं, जिन्हें केरला और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रहा। उसके बावजूद भी यार हम लोग हिंदुओं के विषय में बोले हम लोग गुनाहगार कैसे? ये लोग जय फिलिस्तीन कह के गाजा तक के लोगों को एक करें, ये सेक्युलर कैसे? कहीं तो थोड़ा तो यार रहम, और कहीं तो अपने गुनाहों के बारे में सोचिए। लेके जाओ, सारी मस्जिद खोद डालो, लेट मी एक कुल्हाड़ी इनको दे दो, मैंने सारी मस्जिदें खोद दो, और शिवलिंग ढूंढो उसके अंदर। यार ये गलत बात है, ये कोई बात होती है? यही रह गया है, चाइना में इनको कुल्हाड़ी दो, गलत होती है। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो गया पूरी चर्चा का। अमीश ये गलत है। देखिए विवेक जी, विषय पर आइए, विषय पर आइए, वो विषय नहीं है मेरा। अमीश इस देश में हिंदू होना, साधु होना गुनाह रहा, विवेक जी के लिए समझ में आता। लेकिन क्या इनका बस नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। मेरा बस चलता तो इन्हें जेल में डलवा देता, मेरी सरकार होती। भाई साहब आप जेल में डलवाइए, हिंदू को ना तो जोड़ने में रुका जाएगा, ना थका जाएगा, ना झुका जाएगा। हिंदू का मतलब हिंदू। आप समाज और ना देश दोनों तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप समाज और देश दोनों तोड़ रहे हैं। मुझे पूरा करने दीजिए, आप बोलिएगा। आप पहले बोलिए शंकराचार्य सही है, डॉक्टर भीमराव कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा पॉलिटिकल। अरे ठीक है, रुकिए महाराज, रुकिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। राम मनोहर लोहिया कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। पॉइंट आपके मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। वो दिग्गज गलत हो गए, ये सही हो गए। हम सही हो गए, हम बिल्कुल सही हो गए। कहा सुधांशु ने गलत नहीं कहा, सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कही। एक लकड़ी हो तोड़ दो, आप गट्ठर बनाइए, किसी के बाप पर नहीं टूटे। उस गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? होना होगा। आपके गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? ईसाई क्यों नहीं है? माइनॉरिटी क्यों नहीं है? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये नस्ल फाड़ लेंगे अपने यहां से। नहीं, मेरे कुछ नहीं, मैं आप बोलिए इत्मीनान से। प्रियंका कक्कड़ को मैं आ रहा हूं। सुधांशु जी, प्रियंका कक्कड़ देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है जो आपने भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश भर में ध्रुवीकरण का एक एजेंडा चला रही है, ये आपने आरोप लगाया। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो यही एजेंडा चल रहा है। अब आप देखिए महाराष्ट्र का चुनाव था, नोमानी क्लियर कट फतवा दे रहे थे, स्वरा भास्कर और उनके शौहर साहब, उनके मियां साहब, वो नोमानी के पास जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी एक ऐसे क्लरिक के पास जा रहे थे तो गजवा हिंद की पैरवी करता है। अब बताइए कमी कहां रही है? कमी कहां रही है? अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी तो है। देखिए, हमने सबको सुना यहाँ पर, और ये युवा पीढ़ी सामने बैठी है, तो मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं भी विवेक जी की बातों से सहमत नहीं हूँ। वो एथिस्ट है तो वो गरियाते हैं, हिंदू पर भी वो गरियाते हैं, मुसलमान पे भी नहीं गरियाते मुसलमान, वो दोनों पे गरियाते हैं। दिखा दीजिए, मैं अपनी बात वो दोनों पे गरियाते हैं। और हमारे देश में अब जैसे ये इस्कॉन में जो हुआ, हम आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करती है, मांग करती है भाजपा से कि कुछ एक्शन ले, क्योंकि हमारे पास तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं घर में घुस के मारूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर में घुस के मारूंगा, वो ऐसा कहते हैं ना, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। बांग्लादेश की सरकार कहती है कि इंडिया कौन होती है घुसने वाली हमारे इंटरनल मुद्दों में। हम क्या करें? इतने बड़े प्रीस्ट, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको जेल हो गई, और हमारी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। ओके, सुधांशु जी का रिप्लाई जरूरी। देखिए, जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, यहां समस्या क्या है कि एक समुदाय को तो खूब तोड़े रखना, और सिर्फ जाति में नहीं तोड़े रखना है, उत्तर दक्षिण में भी तोड़ना है। याद करिए डीके सुरेश जो कि कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि साउथ जो है वो ज्यादा टैक्स देता है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। मतलब उनसे पूछा गया कि आप अलग होने की बात करेंगे, पत्रकार का इंटरव्यू, नहीं तो हम अलग होने पर भी सोच सकते हैं। अब सुनिए, लड़ाना है मराठी और उत्तर भारती में,
लड़ाना है तमिल और हिंदी में, लड़ाना है उत्तर और दक्षिण में, लड़ाना है अगड़े और पिछड़े में, लड़ाना है सामान्य और दलित में, मगर एक से कहना है पूरे जुड़े रखो, तुम फिलिस्तीन तक जुड़े रहो, हमास तक जुड़े रहो और रफा तक जुड़े रहो, हिजबुल्लाह तक जुड़े रहो। यानी एक के अंदर टुकड़े टुकड़े करके रखना है और एक को सहेज करके रखना है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं देश को आज यह समझने की जरूरत, एक सिंपल सी बात कहता हूं, क्या आप पे जो आरोप है कि आप ध्रुवीकरण का एजेंडा पूरे देश में चला रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने बोला? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बांग्लादेश की वायलेंस के ऊपर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, ना वहां के ऊपर अत्याचार शब्द है ना हिंदू शब्द है। वहीं गाजा पे राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, वो नरसंहार शब्द भी है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी है, सब कुछ है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो है अत्याचार हो रहा है, संघार हो रहा है, मगर एक सेकुलर नेता बताइए जिसने किया हो। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे भी हम ही ने करवा दिया क्या? अरे भाई, दुनिया समझ रही है मगर इनके समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए क्या किया जाए। अभी तक बागेश्वर बाबा, स्वामी दीपांकर, देवकीनंदन ठाकुर, ये सब तो और वैसे एक बात बताएं, जो इन्होंने एक मिनट, ये हिंदू धर्माचार्यों ने जो बोला है वो बड़ा स्वाभाविक समझा, जिसके लिए ओसामा जी हैं, हाफिज साहब है, जाकिर शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल हारात का मारा है, उसके लिए राम भद्राचार्य जी और बाबा बागेश्वर ऐसे ही। नाथूराम गोडसे जिसकी मूर्ति बना के रोज पूजते हैं, वो इन सबको मिला लो। नाथूराम गोडसे की कोई मूर्ति बनाकर पूज रहा है ना, वो विषय अभी एक सेकंड धर्मेंद्र, देखिए बाकी भी है ना, समाजवादी पार्टी की आपसे कितनी ज्यादा सीटें हैं खुद सोचिए। हमारे मित्र हैं भाई, मतलब आप देखिए उनको भी आप मौका नहीं दे रहे, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तीसरी देश की बड़ी पार्टी है। वैसे एक बात बताएं, अभी एकमात्र चुनाव जो हुआ केरल में बाई इलेक्शन लोकसभा का, वो हारने के बाद क्या उछल रहे हैं, तो ऐसा आपने देखा नहीं होगा गजब कि कांग्रेस से हारने के बाद उछलते हुए। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो है वो नफरत का बीज डाल रही है, और आपके नेता महाराष्ट्र के इलेक्शन में अबू आजमी आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, वो जब एक ऐसे मुस्लिम क्लेरिक के पास जाते हैं, एक ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु के पास जाते हैं जो गजवा हिंद की पैरवी करता है और कहता है कि आप ऐलान करिए मेरे पक्ष में वोट डालने के लिए, वो आपकी राय में कम्युनल है या वो सेकुलरिज्म है? आचार्य जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है लेकिन भारत में नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास संविधान है। पाकिस्तान जैसा है वैसा है क्योंकि उसके पास हमारे जैसा संविधान नहीं है। ये इस संविधान को खत्म करके यहाँ भी वही करना चाहते हैं। अब सुन लीजिए, वो यहाँ भी वही करना चाहते हैं। नहीं, ये आप देखिए, आप बहुत नहीं, बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ इससे हो रहा है कि मोदी है यहाँ पे। अब सुनिए, वरना सब कुछ हो जाता। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, अबू आजमी की बात का जवाब। बांग्लादेश में इतना हुआ और पूरे हिंदुओं की चिंता बिल्कुल मोदी जी को नहीं थी, पर शेख हसीना को बाकायदा सुरक्षित अपने यहाँ लाके बैठाया गया और आज तक पिज्जा खिलाया जा रहा है। ये है हिंदू। अच्छा, हिंदू नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड देखिए, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल जायज नहीं है, और वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, और उस विषय के ऊपर अगर हम हिंदुस्तान में इतने हल्के स्तर पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा। मैं पर्सनली बहुत खराब फील कर रहा हूं जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ हो रहा है। मेरा प्रश्न है अबू आजमी के विषय पे। अबू आजमी कम्युनल थे या सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा थे जब वो एक ऐसे मुस्लिम क्लरिक के पास जाते हैं जो गजवा हिंद की पैरवी करता है? इस सवाल के जवाब के बिना आप आज ये मंच नहीं छोड़ सकते। अरे अबू आजमी ने क्या गड़बड़ किया मुझे बताइए। मैंने आपको चौथी बार पूछा सवाल, आपको सवाल याद हो गया होगा, इनको सवाल अभी तक नहीं याद आया। मैं चौथी बार पूछता हूं लाइव। अबू आजमी उस मुस्लिम क्लेरिक के पास गए जो गजवाए हिंद की पैरवी करता था, वो कम्युनल था या सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा थे? अरे उनको समझाने गए थे वो। ये देश है, देश के लिए सोचिए, संविधान के लिए सोचिए। उन्होंने ये काम किया। कई जवाब सुने मेरे जीवन में, लेकिन ऐसा जवाब नहीं सुना भाई। समझाने गए थे, इसमें क्या है? वो उनको समझाने गए थे। देखिए, मुझे लगता है देश को पप्पू समझने की गलती नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार के तर्क देने का प्रयास किया गया। स्वामी दीपांकर, देखिए, क्या आपको लगता है कि ये एकता का नारा बेजोड़ है, और क्या ये पॉलिटिकल भी है नारा? पॉलिटिकल आप बना लीजिए, मगर ये है, मैं नहीं बना रहा सर, ये है, आप शांत रहिए ना। ये आपका नाम स्वामी दीपांकर है? भाई, नास्तिक को शंकराचार्य कोट करते हुए मैंने पहली बार देखा है। इन्हीं का नाम शंकराचार्य है, इन्हीं का दीपांकर, इन्हीं का सुधांशु, इन्हीं का प्रियंका। मैं समझता हूं ये 15 मिनट में गजनी हो जाते हैं। यार क्या मतलब है? हम लोग भी आए हुए, हम लोग पंजीरी बांट रहे हैं, हमें भी सुन लो भाई। चुनाव के समय में एक चीज आप लोग भूल गए, झूठ बोलते समय आदमी खुद जाने लगता है। नहीं, मुझे याद आया
मुझे याद आया, इनकी पार्टी ने एक पैरवी की थी कि भाई जो पर्दे में है उसका चेहरा ना देखा जाए, वोट डालने दिया जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्जी वोटिंग को प्रश्रय दिया जाए, चुनाव आयोग की बात को छोड़ दिया जाए। मैं प्रियंका मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, एक गाना मुझे भी याद आया, एक बंगला बने न्यारा, मतलब बीजेपी आपके बंगले के पीछे पड़ी हुई है, आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। नहीं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी जी जी, प्रियंका जी, सुधांशु जी का घर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के घर से काफी बड़ा है, पहली चीज। दूसरी सुनिए, ये सारा बीजेपी का नैरेटिव है, कोई शीश महल नहीं है। शीश महल हम अपनी जनता के लिए, एक एक जनता को हम सिमिलर फैसिलिटी देंगे, इसीलिए यही कारण है कि आज जैसा उस घर में वैसी फैसिलिटी। आपने देखा वेश जी, आपने देखा या भाजपा से सुना? बताइए, चलिए। तस्वीरें देखी है, तस्वीरें आपने देखी जो भाजपा ने रिलीज की, के पर्दों की। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। अच्छा चलिए, मीडिया को अंदर पहुंचा दीजिए। अरे मीडिया ना, फोटो लेके आ जाए। भाजपा ने, मैं बता दूं आपको, प्रोटोकॉल में भाजपा ने बकायदा वीडियोग्राफी कराई। जब मुख्यमंत्री ने वो आवाज छोड़ा, वो वीडियो रिलीज करा दीजिए, इनको बोलिए। इनकी कहानी आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिटेल दी इनकी थी, कहानी आई है, डिटेल दिया, सिर्फ भाजपा की है, कोई इंक्वायरी नहीं। ये क्या करते हैं, हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी तोहमत मलते हैं, फिर कोर्ट में जाके आप तो घर में गई होंगी, ऑटोमेटिक पर्दे हैं कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, आपने देखे? किसने देखा? एसी कितने हैं? मैंने नहीं गिने। आप किसी के घर जाके एसी गिनते हो? इतने हैं कि गिनने में बहुत मुश्किल अरे नहीं भाई, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, उनसे काम की बात होती है, काम मिलता है, काम का प्रोडक्ट आउटपुट देना पड़ता है। चलिए, ये तो दिल्ली का चुनाव है, तो इन सब की बात होगी आगे जाकर। लेकिन जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोजा अफ्तार की फोटोज डालते, बाकी की फोटोज नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज से कि रोजा अफ्तार की फोटोज डाली कि दूसरी सेरेमनीज में वो गए नहीं? रोजा अफ्तार किसके लिए होता है? जो रोजा रखे उस रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारी होती ना। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, ये जितने इनके नेता बुलाते थे, राहुल गांधी जी रोजा अफ्तार की दावत में रोजा रखे थे क्या? आए कौन कौन थे? मुलायम सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, इनके सीताराम येचुरी जी आए थे, वो रोजा रखते थे क्या? ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा, कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना राजा। ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी महाराष्ट्र में हम जीते, झारखंड में ईवीएम जीती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? हम युवा जानना चाहते हैं। जब आप राजनीतिक पार्टियों का आधार वोटिंग, जो वोट आपका आधार है वो सब आपका जब जाति पे है, तो फिर आप डाटा बताइए। बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव, बसपा का मुस्लिम दलित, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मुस्लिम यादव, ये पूरा गेम है। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। तो समस्या नहीं करते थे आपकी पार्टी भी, केशव प्रसाद मौर्य है तो उनकी जाति बताती है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। समस्या यह है कि जब 2011 की जनगणना, जो उनका कहना है जातिगत आधार पे की थी, और 14 तक डाटा इसलिए नहीं रिलीज हुआ और हम भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? आपको पता है कितनी जातियां आई हैं उसमें? 1 लाख। और रेस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछा गया कि आप वेरीफाई करके बताइए तो कि ये जातियां आपके इस जिले में पाई जाती हैं कि नहीं। आज तक किसी राज्य सरकार ने वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शांति में बोलिए। अरे भाई अपने शांति में बोलिए, गोल नहीं। ए भाई करवा दो ना जातिगत सर्वे। अरे भाई सब केरल में करवाओ ना, केरल में कराया जातिगत सर्वे। और सुनिए एक मिनट, बोलिए, यही आपका तरीका गलत है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में जातिगत सर्वे हो के रखा है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है मैं नहीं रिलीज होने दूंगा, और चू नहीं बोल पा रही है कर्नाटक की सरकार। वैसे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, देखिए जातिगत जनगणना का जानते हैं इनका तात्पर्य क्या है? अभी प्रियंका गांधी जी चुन के आई हैं, भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के निकटस्थ किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में। पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी। अब जातिगत जनगणना है जरूरी। ये कोई आंसर नहीं है। अब ये आप समझिए इनकी बात। और सुनिए, मैं फिर आता हूं, जातिगत जनगणना है, और सुनिए एक और आप अपनी सरकारों में नहीं करा पा रहे। भाई केरल में क्यों नहीं कराया? नहीं, मेरी बात सुनिए। केरल में क्यों नहीं कराया? कांग्रेस क्यों नहीं करा रही? हिमाचल में क्यों नहीं करा रही? हम बहुत गए गुजरे लोग हैं, ये दूध के धुले हैं। बहुत बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूं। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जातियां सामने आएंगी
तो इनका समीकरण बिगड़ जाएगा। मैं खुद इसलिए उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। बेटा किसी भी सरकार में जो योजनाएं लागू होती हैं, जैसे हमने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया तो सारे बच्चों को मिलती है। अगर कोई लड़कियों के लिए स्पेशल योजना, अरे कहां से स्पेशल योजना है आपके यहाँ? नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों? मुझे बताइए, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों केंद्र में क्यों है? बता दीजिए। इवन दंगों में कंपनसेशन भी सुनिए पहले, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, मिनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम्स क्यों मिनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं मिनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? जैन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? पारसी क्यों नहीं मिनॉरिटी है? ईसाई बहुत हिस्सेदारी कुछ नहीं काम बताइए। लोकतंत्र के जितने लोग हैं सबका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जो ज्यादा दबले कुचले हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना और जरूरी है। इसलिए वहां पे योजनाओं का लाभ ज्यादा दिया जाता है और अलग से दिया जाता है। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया है तो क्या आप तीनों में पंचर लगवा लेंगे? उसमें तो पंचर लगवाएंगे भाई। देखिए सुनिए पहले, अब रुक जाइए। साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना। अब सुनिए पहले, अब सुनिए। देखिए अब एक काम की बात मैं कह रहा हूं, साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना। अब सुनिए, पंचर लगाने वाले से समस्या तो नहीं है। अब ये तो तीस करने वाले। देखिए देश को जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम सबसे ज्यादा आबादी में हैं, अब ये दुहाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा जातियां हैं। अरे सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ा? गिनती नहीं करेंगे हम। आपके शरीर में 10 बीमारी हो जाएगी तो आप छोड़ देंगे, इलाज ही नहीं कराएंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, 10 बीमारी छोड़ देंगे? एक सेकंड, मैं ये धर्मेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं, और बहुत आप मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला कि देखिए हिंदुओं में बड़ी सारी जाति है, 1 लाख के करीब जातियां अभी जो चर्चा हो रही थी यहाँ पर। एक सेकंड मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान है उसमें भी कई सारी जातियां होती हैं, और उसमें भी ये जो संभल में झगड़ा हुआ, ये तुर्कों और मतलब आपका जो सांसद है तुर्क था, और जो विधायक है वो पठान है, तुर्कों और पठानों का झगड़ा था। आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बांटने के इस कदर पहुंच जाती है, जाति नहीं गोत्र नहीं उसके नीचे बता देगी, पर ये नहीं बताएगी। अरे मैं तुर्कों की पठानों की बात कर रहा था। तुर्कों और पठानों में कौन से गोत्र होने लग गए? उसमें कोई मामला नहीं था। इस देश के संविधान में बहुत सारी मुसलमानों में जातियां होती है कि नहीं होती? जवाब। अब देश के संविधान की बात नहीं, मैं कह रहा हूं संविधान की बात। अभी आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, उसमें जातियां हैं, मुसलमान में अरे उसमें जातियां होती हैं कितनी? मैं फिर बता रहा हूं कितनी है देश के संविधान में पिछड़ी जातियों का जिक्र है। पिछड़ी जातियों में जातियां रखी गई हैं, अल्पसंख्यक में जातियां रखी गई हैं, उसके बाद आपके दलित में जातियां रखी गई हैं। वो जातियां संवैधानिक दर्जे के हिसाब से रखी गई हैं, हमारे और आपके मानने से नहीं होता है। ये SC ST OBC के आरक्षण का कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं पूछिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां मुस्लिम्स का पक्के हो गए मेजॉरिटी में, SC ST OBC रिजर्वेशन साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया 2012 SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। बांग्लादेश की बात हो रही है आज से 80 साल पहले, तो जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट बंगाल में था वही ईस्ट बंगाल में था। वो कहां चले गए SC ST OBC बंगाल वाले? वो 32% से 7% हो गए, वो 25% कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? और फिर भी किसी को ना भरोसा हो तो याद करिए, जो आज ये नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यही पाकिस्तान बनने पे पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो दलित थे। पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो भी दलित थे। और वो इसी मुगालते में आ गए थे कि दलितों की एक जाति, जिस जाति को वो रिप्रेजेंट करते थे, वो मुसलमानों के साथ मिलकर जाएगी, और चले गए थे आज के ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, पहले लॉ मिनिस्टर बने। और उसके बाद उन्होंने खुद जो इस्तीफा दिया है, जाके पढ़िए, नेट पे अवेलेबल है, उनकी जाति के शेड्यूल कास्ट लोगों से कहा गया कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिए जाओ, पूरे पूरे गांव झेल लिए गए। 10 सेकंड देखिए, आप सांसद भी हैं और सम्मानित भी हैं। जब आप खड़े होकर के यहाँ पे ये नैरेटिव फैलाते हैं, मैंने दो लोगों का स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, नहीं सही है, सही तो बहुत कुछ था। सुनिए ना, डोंट टॉक इन दैट टोन। मैं रिस्पेक्टफुली आप शंकराचार्य के बारे में कहेंगे डोंट टॉक इन दैट टोन, और आपकी इज्जत इतनी बड़ी हो गई जब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ये दिखाने और नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि मुसलमान जहां होगा वह हिंदू खासकर दलित को काटा जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल नहीं कहा, ये कहा नहीं गया, ये आप एज्यूम कर रहे हैं। सुनिए, ये आप एज्यूम कर रहे हैं। पहले मैं कंप्लीट करूंगा, आपने चुप कराया था 20 सेकंड मेरे सर, ये गलत है। 10 सेकंड मेरे। अब दूसरी सच्चाई इनकी सुन लीजिए मेरे दोस्त की।
बाबा साहब अंबेडकर ने, इन्होंने तो सुना दिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के खिलाफ बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला। क्या ये बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा और दलितों को लेकर के बौद्ध धर्म क्यों लिया? बिल्कुल, बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया कि उन्होंने बहुत साफ साफ बताया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या क्या बुराइयां, ये उन्होंने साफ साफ लिखा। उन्होंने अपनी किताब, अब सुनिए, हवा में नहीं बीत पे आए भाई मत बोलिएगा, शांत रहिएगा। उन्होंने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी संस्करण, उसमें पेज नंबर 100 से 105 के बीच में जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा इस्लाम में भाईचारे का मतलब एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को कोट किया है। अब सुनिए हिंदुओं के लिए क्या बोला। उन्होंने कहा हिंदू समाज में भी बुराइयां हैं। सुनो, मैं बोल रहा हूं, हिंदू समाज में उन्होंने कहा बुराइयां हैं, मगर हिंदू समाज में कम से कम उन बुराइयों को पहचानने और सुधारने के लिए प्रयास अंदर से होते हैं। मुस्लिम समाज तो अपने अंदर की बुराई मानने को भी तैयार नहीं होता है, इसलिए वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब स्वामी दिवाकर, अररिया की बात बता रहे हैं आप सबसे, आप सब लोग उसको समझ पाए। वहां कई बहनों के ना माथे पर हमने बिंदी देखी ना सिंदूर देखा, तो पूछने की इच्छा व्यक्त किया कि क्यों नहीं आप लोग लगाते हैं, तो उन्होंने पलट कर जो उत्तर दिया, बोले बाबा पहचान हो जाता है। ये मैं अपने सामने की बात कह रहा हूं, मेरे सामने की बात है और मैंने स्वयं पूछा। डेमोग्राफी बदली हुई है आप, भाई साहब 70-30 का रेशियो है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ स्टूडियो में ठंडे कमरे में बैठकर जो मर्जी बोलिए, जाइए ना ग्राउंड पर, तब हकीकत देखिए। और हाँ, कुछ भी नहीं, इनके हिसाब से कुछ नहीं है, इनके हिसाब से कुछ नहीं है। वहां जिस दलित का जिक्र करते हैं, आप क्यों बार बार बोले मुसलमान? बाबू अमीश बाबू, बोलिए, स्वामी जी रुकिए, पेश कोट किया, फिर भी आदमी आकर डिस्टर्ब करने लगता है। अमीश ऐसा नहीं हो सकता, बोलने वाले को बोलने नहीं दे रहे यार। कब से वो खड़े हैं? अमीश ऐसा नहीं हो सकता, दूसरों को जलील करने का डिबेट होगी। भाई आप एक फैक्ट नहीं कोट कर रहे। अच्छा ठीक है, आप तो सब आते हवा में बोल। देखिए एक सेकंड, मेरा निवेदन, सब स्वीपिंग स्टेटमेंट। अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन है, शांत होइए आप। ओके, आप स्वामी जी आप अपनी बात तो रखिए, देन प्रियंका। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा था, यात्रा के दौरान तेजस्वी जी का बयान आया, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, बिल्कुल ये बयान था। बस इतना सा मेरा जहन था कि 20% के लिए तेजस्वी जी ने जो कहा एकदम करेक्ट कहा। मेरा मानना और यात्रा का मकसद मात्र इतना ही है, 80% हिंदू हैं, इनके लिए भी कोई ताकतवर, कमजोर, लल्ला, लंगड़ा, लूला, अपाइज कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कह दो यार कि अगर हिंदुओं की तरफ भी किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट नहीं तो ताली से ताली और दंडित तो कर देंगे। ओके, प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है ये जो नैरेटिव बन रहा है, ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा है, क्या ये दिल्ली चुनावों पर भी इंपैक्ट डालेगा? मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने वो उसी पार्टी को वोट देती आई और देते रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता समझदार नहीं थी? देखिए वहां पे कांग्रेस, मेरे को ये कहने में प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस थोड़ी ढीली अलायंस पार्टनर है। वो अपने अलायंस पार्टनर, आपको कांग्रेस ढीली लगती है? आपको भी इजी कंटेस्टेंट मिल गया, दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके। सुधांशु जी, कांग्रेस ढीली पार्टी है, आम आदमी पार्टी ढीली नहीं है। आप ढीलों को तो हरा सकते हैं लेकिन टाइट पार्टी को नहीं हरा सकते। भगवंत मान जी का बाकायदा रैली में बयान अवेलेबल है कि दिल्ली से पंजाब तक हर मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इनके नेता अखिलेश यादव जी का मात्र 10 महीने पहले मध्य प्रदेश चुनाव में बयान है, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, संभल के रहना। कांग्रेस ने कहा सपा के लिए चिरकुट पार्टी है, और कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखिलेश की बात करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में जा कहा भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। साहब क्या गजब है, बाहर लड़ाई है, दिल्ली में मोहब्बत है, इसी को देख के जनता कह रही क्या दुहाई है। तो ये देश है हमारा कि आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे युवा मित्रों का धन्यवाद, नमस्कार, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।